हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? अब हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ताकि आपको ये जो सब्जेक्ट है, पेपर है हमारा बिजनेस लॉज का, उसके बेसिस के बारे में, उसका बेस, उसकी स्टार्टिंग उसकी कहाँ से होती है उसके बारे में पता चल जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें मीनिंग और इसके सोर्सेज की, कितने तरह के लॉज हैं इंडियन लीगल सिस्टम में और इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ कैसे होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ मेजर रेगुलेटरी बॉडीज़ सच एज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, MCA, सेबी, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, RBI, IBBI एंड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के बारे में हम थोड़ा सा इसमें ब्रीफ करेंगे, ताकि आपके लिए एक फ्रेमवर्क बन जाए इस सब्जेक्ट को, इस पेपर को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले चैप्टर के ओवरव्यू की बात करते हैं। तो उसमें आ रहा है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बिजनेस लॉज के अंडर। तो सबसे पहले है व्हाट इज़ लॉ, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ। तो उसके बाद हम बात करेंगे मेजर रेगुलेटरी बॉडीज़ की और स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशल सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो ये आपके लिए डायग्राम जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायग्राम है, इसको पहले अंडरस्टैंड कर लीजिए। और उसके बाद सोर्सेज ऑफ लॉ क्या है हमारे, प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए लॉ, टाइप्स ऑफ लॉ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, MCA, सेबी, RBI, IBBI एंड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। फिर उसके बाद जो टाइप्स ऑफ लॉ में आगे क्रिमिनल लॉ है, सिविल लॉ है, कॉमन लॉ है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात करेंगे तो उसको है। सो अब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आ रहा है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई आर यू स्टडिंग दिस सब्जेक्ट कॉल्ड लॉ, कि आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने की क्या ज़रूरत है। इट इज़ ओनली बिकॉज इट हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड इन द सिलेबस, क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट है। और इट इज़ बिकॉज यू नीड दिस नॉलेज एज ए मेंबर ऑफ ICAI। क्या आपको ये ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के मेंबर होने की वजह से ये पढ़ना पड़ रहा है। अवेयरनेस लॉ इज essential to become a full-fledged chartered accountant, no doubt. This is because a chartered accountant is the first level of the contact on many legal matters. So we should possess knowledge of the law so that we can advise our management and client on legal matters at a basic or a threshold level. तो इसलिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये लॉज के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले इस इंटरेक्शन लॉज से अपने मैनेजमेंट की और अपने क्लाइंट्स की चार्टर्ड अकाउंटेंट से ही होती है। तो इसलिए लीगल फ्रेमवर्क को समझना एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। सम ऑफ यू मे लेटर विश टू स्पेशलाइज इन द सब्जेक्ट कॉल्ड टैक्सेशन। कुछ आपके बाद मतलब इसके बाद जब CA हो जाती है तो टैक्सेशन में आप महारत हासिल करना चाहते होगे। तो रिमेंबर, टैक्स लॉज आर आल्सो लॉज, वो भी तो लॉज ही हैं। In order to become an expert in taxation, you should possess a basic awareness of legal and regulatory framework of our country. The purpose of regulatory framework जो है हमारा, आगे बढ़ते हैं हम, to provide a set of uniform rules and regulations that will govern the conduct of the people interacting with each other in personal as well as बिजनेस रिलेशनशिप्स। ठीक है बेटा, तो ये सबके इंटरेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। डाउन द एजेस, बहुत सालों पे पीछे की हम बात करें, मैनकाइंड वाज इवॉल्व्ड फ्रॉम ए हंटर गैदरर्स एज सोसाइटीज़ थ्रू एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टू अ कम्प्लेक्स सोशल फ्रेमवर्क। थ्रू आउट दिस जर्नी वी हैव ऑलवेज नीडेड लॉज, हमें लॉज की ज़रूरत पड़ी, रेगुलेशंस बनाने की ज़रूरत पड़ी राइट कोर्स ऑफ कंडक्ट के लिए, एज वेल एज टू आइडेंटिफाई वायलेशन एंड पनिश दैम। ओके, तो उसके बाद इफ वी टॉक अबाउट द एंशिएंट लॉज, द बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट द डिफरेंट सोर्सेज, कोड ऑफ हम्मुराबी इज नोन एज द ओल्डेस्ट लॉ इन द रिटन फॉर्म। किंग हम्मुराबी रूल्ड बेबीलोन फॉर द पीरियड ऑफ 1792 BC to 1758 BC. He carved the code on bulky stones slabs and ordered to place those stones on different places all over the city so that the public may have the knowledge of codes. He also appointed judges to check whether the public is following laws or not. और उसके बाद बच्चों 450 BC में a set of laws was engraved on the 12 bronze tablets in Rome, which is considered as the first detailed code of any civilization, called 12 tables. The purpose of these tables are to protect the rights and the public, to provide remedy for wrongs. All the citizens of the Rome were supposed to have the knowledge of these tables.
ओवर द टाइम मैनी अमेंडमेंट्स, बहुत सारी इसमें अमेंडमेंट्स भी की गई लॉ की रिक्वायरमेंट के समय के हिसाब से. सो इन दिस सब्जेक्ट वील इंट्रोड्यूस्ड इन टू मैनी लॉज. Therefore, in this chapter, we will first understand how these laws are made and how are implemented. कि ये कैसे बनाए गए ये laws और इसको कैसे implement किया गया. तो सबसे पहले बात करते हैं कि लॉ होता क्या है. बच्चों, लॉ एक सेट ऑफ ऑब्लिगेशन है, वो ड्यूटीज़ है जो गवर्नमेंट हम पे इम्पोज करती है फॉर सिक्योरिंग वेलफेयर एंड प्रोवाइडिंग जस्टिस टू द सोसाइटी. इंडिया का जो लीगल फ्रेमवर्क है रिफ्लेक्ट करता है सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ वास्ट एंड डाइवर्सिफाइड कंट्री को. ओके, सोर्सेज ऑफ लॉ कौन से हैं? द मेन सोर्स ऑफ लॉ इन इंडिया आर कॉन्स्टिट्यूशंस, द स्टैट्यूज and or laws made by the parliament, state assemblies, presidents और judicial divisions of various courts बनाती हैं. in some cases established customs and usages भी हो जाते हैं कई बार. You must be aware that the India is a parliamentary democracy. We have a constitution, हमारा एक constitution है which is the basis and source for all laws. We elect our representatives to the parliament, so as well as in the legislative assemblies of the various states. These representatives of the people make laws in parliament or in their state assemblies as the case may be. So parliament is the ultimate law making body. This law passed by the parliament may apply throughout all the portions of India, whereas the law passed by the state legislatures apply only within the borders of that state. तो जो सरकार गवर्नमेंट इंडिया एक्ट आया 1935, पार्लियामेंट ने जो पास किया था यूनाइटेड किंगडम में, तब तो हम आज़ाद नहीं थे ना, इज़ द प्रोसिक्यूर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इट इज़ डिफाइंड एज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम यूनिटरी टू द फेडरल. हम यूनिटरी से फेडरल पे आ गए. पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन स्टेट, सेंटर एंड स्टेट टू अवॉइड डिस्प्यूट्स. इन 1937 federal courts were established and had the jurisdiction of appellant, original and advisory. The powers of the appellant jurisdiction extended to civil and criminal cases, whereas the advisory jurisdiction was extended with powers to federal courts to advise Governor General in matters of public opinion. The federal court operated for 12 years, had heard roughly 151 cases. The federal court was supplanted by India's current apex court, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनी. और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था हम सबको पता है 1950 में लॉ के फॉर्म में आया हमारे पास. डील विद द फ्रेमवर्क विद इन विच आर डेमोक्रेटिक सिस्टम वर्क्स. आर लॉज आर मेड बाय द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड फॉर और प्रोटेक्ट देयर फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स. It lays down the fundamental duties as well as the powers and the duties of the government, both central level पे और state level पे. Laws of India are interconnected with each other, forming a hybrid legal system. Hybrid system कैसे हुआ बच्चों? एक central और state दोनों ही laws बना रहे हैं ना. The people who wrote a constitution decided to divide the law making power between the central government and the various state governments. So the Indian Constitution's three lists, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड ज्वाइंट लिस्ट, ये तो आप 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो बच्चों. डिपेंडिंग अपॉन द लिस्ट इन विच इट फिगर्स मैटर वुड बिकम द सब्जेक्ट फॉर सेंट्रल लॉ और अ स्टेट लॉ. ठीक है बच्चों. तो फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स सेंट्रल का इशू है. सो थ्रू आउट द इंडिया वी हैव ओनली वन लॉ फॉर इनकम टैक्स विच इज इम्प्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. वी ऑल्सो हैव मैटर्स फॉर विच both central as well as state government can pass laws. Levy of stamp duty is such an example. Both central government and state government have laws governing levy of stamp duty. The process of making a law. When a law is proposed in parliament is called a bill. After discussion, the debate, the law is passed in Lok Sabha. Thereafter, it has to be passed in Rajya Sabha. It has to be obtained the assent of the President of India. Finally, the law will be notified by the government in publication called the Official Gazette of the India. The law will become applicable from the date mentioned in the notification. ठीक है बेटा. As it become effective, once it is notified and effective, it is called Act of the Parliament. ये इस तरीके से लॉ बनता है हमारा. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि
टाइप्स ऑफ लॉ कौन से हैं बच्चों? टाइप एक क्रिमिनल लॉ है, सिविल लॉ है, कॉमन लॉ है और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो हम पहले इस बात करते हैं क्रिमिनल लॉ क्या है। क्रिमिनल लॉ इज कंसर्न विद द लॉ pertaining to violation of rules of law, public wrongs and punishment for the same. Criminal law is governed under the Indian Penal Code 1860 and the Code of Criminal Procedures 1973. The Indian Penal Code 1860 defines the crimes, the nature, the punishments, where the Criminal Procedure Code 1973 defines exhaustive procedures for executing and punishment of the crimes. तो उसमें बच्चों क्या कवर हो जाएगा? मर्डर, रेप, थेफ्ट, फ्रॉड, चीटिंग, असॉल्ट फॉर सम एग्जांपल्स, ठीक है, ये चीज़ें कवर होती हैं। और उसके बाद सिविल लॉ क्या है? मैटर ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन डील विद द सिविल लॉ। सिविल लॉ कोर्ट है जो इन्फोर्स करती है वायलेशन ऑफ सर्टन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन थ्रू आउट द इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल सूट्स। सिविल लॉ प्राइमली फोकस ऑन डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस rather than punishment. The act of process and the administrative of civil law are governed by the Code of Civil Procedure 1908. Civil law can be further classified law of contract, family law, property law and law of tort. Some examples of civil offences are breach of contract, non-delivery of goods, non-payment of dues to the lenders and the seller, defamation, breach of contract and dispute between the landlord and tenant. So common law. Common law, it's a judicial precedent or a case law is common law. A judgment delivered by the Supreme Court will be binding upon the courts within the territory of India under Article 141 of the Indian Constitution. ठीक है जी. The doctrine of stare decisis is the principle supporting common law. It is a Latin phrase जिसका मतलब क्या है? To stand by that which is decided. The doctrine of stare decisis reinforces the obligation of courts to follow the same principle and judgment established by previous decisions while ruling a case where the facts are similar or on all four legs with the earlier decision. ठीक है बेटे, अब आगे बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। बच्चों नेचुरल जस्टिस का मतलब है ऑफन जस्ट नेचुरल डील्स विद द सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस गोइंग बियॉन्ड द लॉ। बस ठीक है जी। सो इसमें अगर मैं यहाँ से आगे आपको पढ़ाता हूँ तो ये आएगा कि हेयर द पार्टी और गिव द अदर पार्टी फेयर हेयरिंग एंड रीजनड डिसीजन आर द रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस। A judgment can be override or alter a common law, but it cannot override or change the statute. ठीक है जी। Enforcing the law. After a law is passed in the parliament, it has to be enforced. Somebody should monitor whether the law is being followed. तो ये जॉब ऑफ किसकी है? एग्जीक्यूटिव की। डिपेंडिंग ऑन वेदर ए लॉ इज सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ और द सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है, इन्फोर्स किया, उसकी ड्यूटी बनती है, ये अथॉरिटी उसकी है। फॉर द पर्पज गवर्नमेंट फंक्शंस आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू वेरियस मिनिस्ट्रीज। सरकार अपना काम मिनिस्ट्रीज को बांट देती है और सम ऑफ द पॉपुलर मिनिस्ट्रीज आर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, जस्टिस एंड सो ऑन। These ministries are headed by a minister and run by officers and the Indian administratives and other services. और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज करती है इस एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी थ्रू द नंबर ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स ऑफ स्टेट्स। A ministry is composed of employed officials known as civil servants and politically accountable through a minister. Most major ministries are headed by the cabinet minister who sits in the union council of ministers and is typically supported by a team of junior ministers called a minister of state. ठीक है बच्चों, तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का मतलब वित्त मंत्रालय है। इज अ मिनिस्ट्री विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसर्न्ड विद द इकोनॉमी ऑफ इंडिया, सर्विंग दैट एज द ट्रेजरी ऑफ इंडिया। खजाना है इंडिया का, उनके पास होता है, मतलब उनकी देखभाल वो करते हैं। इन पर्टिकुलर इट कंसर्न्स इटसेल्फ विद टैक्सेशन, फाइनेंशियल लेजिस्लेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कैपिटल मार्केट्स, सेंटर एंड स्टेट फाइनेंसेस एंड द यूनियन गवर्नमेंट। अब यूनियन बजट भी बनाते हैं। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैनी ऑफ योर डे टू डे work life will be impacted by this ministry and its proclamations.
तो जो ये डिसाइड करेंगे वो हमारे प्रोफेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन को बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करता है। चलें अब हम आगे बढ़ते हैं। हु प्रेजेंटेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बजट्स एज फाइनेंस मिनिस्टर? श्री मोरारजी देसाई ड्यूरिंग हिज स्टेंट एज फाइनेंस मिनिस्टर 1962 एंड 1969 हैज़ प्रेजेंटेड 10 यूनियन बजट्स दिए हैं बच्चों उन्होंने, और श्री पी चिदम्बरम एट 9 followed by Shri Pranab Mukherjee 8 and Shri Jashwant Sinha and Dr. Manmohan Singh has presented 8 and 6 budgets respectively। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। तो आगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट आएगा फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। ठीक है बच्चों, तो ये सारे डिपार्टमेंट आएंगे। अब उसके बाद कौन सा आ रहा है बच्चों? तो ये आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की अगर बात करें तो उससे पहले ये जो मैंने आपको बताया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ये आपको सारा पता चल गया कि इसमें इज़ द एपेक्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी। 4 सेंट्रल सिविल सर्विसेज इसके अंडर आती हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज एंड इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज, ये सारे इसके अंडर आते हैं। और उनके पास इंडियन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट सर्विसेज भी अंडरली इनके ही आते हैं। ओके जी, फाइनेंस मिनिस्ट्री के। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ठीक है जी, प्राइमरीली इज कनेक्टेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज एक्ट। ठीक है जी, इसमें सिंपल बात, कंपनीज एक्ट को ये गवर्न करते हैं, रिस्पॉन्सिबली मेनली फॉर रेगुलेशन ऑफ इंडियन एंटरप्राइजेज इन द इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर। द मिनिस्ट्री इज मोस्टली इज रन बाय सिविल सर्वेंट्स। दीज ऑफिसर्स आर इलेक्टेड थ्रू सिविल सर्विसेज। ठीक है जी, और ये आपको पता है इनकी हायर पोस्ट क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ओके, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर कैसे चलती है? ये भी सरकार का ही एक डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है। इट इज़ एन इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये होम मिनिस्टर हेडेड बाय होम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम फॉर अफेयर्स। और उनके नीचे कौन से आते हैं? डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ होम, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स। ठीक है बच्चों, ये सारा कुछ इनके अंडर आता है। ओके, अब डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, इसमें क्या आएगा बच्चों? सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो, सेंट्रल हिंदी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, डायरेक्टर ऑफ सेंसस ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, ये सारे डिपार्टमेंट इनके पास आएंगे। और लॉ ऑफ सिविल जस्ट, जो लॉ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, उनके अंडर कौन से आ रहे हैं बच्चों? डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। ये भी गवर्नमेंट की ही एक एजेंसी है और इनका काम है मैनेजमेंट है लीगल अफेयर्स को मॉनिटर करना सारे देश के। और उसके बाद सेबी का क्या काम है बच्चों? सेबी है एक सिक्योरिटीज़ बोर्ड ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये रेगुलेटरी बॉडी है सिक्योरिटीज़ एंड कमोडिटीज़ शेयर मार्केट के लिए। ठीक है, अंडर द ऑनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस विद इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बनाई गई थी कब? 1988 में एग्जीक्यूटिव बॉडी के फॉर्म में, एंड गिवन स्टैच्यूटरी पावर ऑन 30 जनवरी 1992 थ्रू द सेबी एक्ट 1992। ये एक्ट का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। उसके बाद आरबीआई के बारे में आप बहुत देर से पढ़ रहे हो बच्चों। आरबीआई क्या है? सेंट्रल बैंक है हमारा। तो इट्स अ रेगुलेटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल रेगुलेशन ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। क्लास +2 में आपने इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा था कि ये कैसे डिपार्टमेंट चलता है, ये बैंक कैसे चलता है। सेंट्रल बैंक है, सारी देश की बैंकिंग सिस्टम का ये एपेक्स बैंक है, सरकार का बैंक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंक है। तो आरबीआई इस्टेब्लिश किया ही गया था देश में बैंकिंग सिस्टम को मजबूत करने के लिए। ठीक है जी, तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, RIBBI, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी जो इंडिया है वो इट्स ए रेगुलेटरी ओवरसीइंग इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स एंड एंटिटीज़ लाइक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़। इट इज़ इस्टेब्लिश ऑन 1 अक्टूबर 2016 को इस्टेब्लिश किया गया था ताकि जितने भी बैंकरप्सी कोड्स हैं वो इस्टेब्लिश किए जाएँ, और लोकसभा में ये बना था 5 मई 2016 को ये पास हुआ था। ठीक है बच्चों, इसमें कौन कौन कवर किए जाते हैं? इंडिविजुअल्स, कंपनीज, लिमिटेड कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म्स। न्यू कोड विल बी स्पीड अप रेजोल्यूशन प्रोसेस स्ट्रेस्ड असेट्स इन द कंट्री। ओके बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर क्या है हमारे जुडिशियल सिस्टम का? ये हम सबको पता है कि व्हेन देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन्स एंड बिटवीन द गवर्नमेंट, दीज डिस्प्यूट्स आर रिजॉल्व्ड बाय, किसके द्वारा किए जाते हैं सॉल्व बच्चों? ये किनके द्वारा सॉल्व किए जाते हैं? जुडिशरी। तो फंक्शंस क्या है जुडिशरी सिस्टम के? रेगुलेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द एक्ट्स एंड कोड्स, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एंड प्रमोशन ऑफ फेयरनेस अमंग द सिटीजन्स ऑफ द लैंड।
इन द हायरार्की ऑफ कोर्ट्स, हायरार्की ऑफ कोर्ट में सबसे ऊपर क्या आता है बच्चों, सुप्रीम कोर्ट, फॉलोड बाय हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट्स आर बाइंडिंग ऑन द रिस्पेक्टिव स्टेट्स बट आर ओनली प्रिवेसिव टू इन अदर स्टेट्स। Decision of the Supreme Court are binding on all the high courts under Article 141 of the Indian Constitution. In fact, a Supreme Court decision is a final word in all the matters. तो ये बना था सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिश कब हुआ, 1950 में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हाईएस्ट अथॉरिटी होते हैं अपॉइंट अंडर आर्टिकल 126। द प्रिंसिपल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कंसिस्ट ऑफ द 7 मेंबर्स इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस। और उसमें अब ये प्रेजेंटली नंबर कितना बढ़ा दिया है, 34 इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, ड्यू टू राइज द नंबर केसेस और वर्कलोड के हिसाब से ये बढ़ता जाएगा। सो हाई कोर्ट क्या होता है, हर स्टेट का एक हाई कोर्ट होता है, यूनियन टेरिटरी का भी एक हाई कोर्ट होता है। आर्टिकल 214 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर मस्ट बी अ हाई कोर्ट इन ईच स्टेट, ठीक है। द हाई कोर्ट हैज़ एपेलेंट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एंड सुपरवाइजरी jurisdiction. However, Article 2 to 7 of the Indian Constitution limits a high court's supervisory power. Which is the oldest court? सबसे oldest court कौन सा है बच्चों? The oldest court in the country is the Kolkata High Court, established on 2 July 1862. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद बच्चों क्या आ गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कौन से है, हाई कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स उसके बिलो आते हैं, हाई कोर्ट्स के नीचे होते हैं ये। इसके डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं जो डील करते हैं सिविल मैटर्स को, कंट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स को, क्लेम ऑफ डैमेजेस को। कोर्ट ऑफ सेशन डील विद द क्रिमिनल मैटर्स एज वेल, कोर्ट्स ऑफ सेशंस जो होते हैं, ठीक है। अंडर पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन अ सिविल जज कैन ट्राई सूट्स वैल्यूइंग नॉट मोर देन ₹2 करोड़, उससे ज़्यादा के वो नहीं देख सकते। जुरिस्डिक्शन मीन्स द पावर ऑफ कंट्रोल, कोर्ट्स गेट टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन बेस्ड ऑन द एरिया कवर्ड बाय दैम। Cases are decided based on the local limits within which the parties reside and property under dispute is situated. Or metropolitan courts are established in metropolitan cities in consultation with the High Court, जहाँ पे जिस सिटी की पॉपुलेशन 10 लाख या उससे ज़्यादा हो जाए, ठीक है बच्चों। सो उसके बाद हम क्या करेंगे, सिविल जो अपने ये आते हैं, चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट हैज़ powers as chief judicial magistrate and metropolitan magistrate has power of the supreme court magistrate हो जाता है, वो फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो इसके साथ यही ये ब्रीफ में करके हो गया सारा चैप्टर कंप्लीट। तो इससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल गई कि हमारे देश में लीगल फ्रेमवर्क कैसा होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोज़ देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।